शुरू करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालें। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालने हैं, तो हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। अब उसमें जो सबसे पहला फैक्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम जब बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे। ठीक, अब देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो जैसे कि आप जानते हो कि सोडियम है और पोटेशियम, तो सोडियम के रिलेटिवली जो पोटेशियम है इसका साइज बिगर है। तो जब इसका साइज बिगर है, इसका स्मॉल साइज है, इसके रिलेटिवली ये बिगर साइज है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है, और जब इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा, और यही रीज़न है कि जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हो तो 2H2O क्या फॉर्म होता है? 2NaOH प्लस H2, और 2K प्लस 2H2O ये क्या बना लेता है? 2KOH प्लस H2 फॉर्म करता है। तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे जो आपका जो वो है सोडियम है, वो सोडियम के रिलेटिवली पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। आ रहा होगा समझ में? तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, कौन सी जो है वो स्लो होगी, कौन सी फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो सोडियम है उसका पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ऐसा करेगा। एक चीज़ समझ में आई वो। दूसरा आप देखो, अगर मैं आयनिक रिएक्शंस की बात करूं तो देखो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, उन आयनिक रिएक्शन आप पढ़ के आओ कि वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन आयनिक है कि कैसा है। क्योंकि आयनिक में क्या होता है कि आयंस होते हैं, पढ़ाया था वहाँ पे। AgNO3 है, NaCl से रिएक्ट करेगा, AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म करेगा। अब ये आयंस के बीच में रिएक्शन होनी है और यहाँ पर वाइट PPT फॉर्म होना है, यहाँ पर बनना वाइट PPT। तो इस वजह से आप देखो ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की? जो हमारा कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, उसका जो नेचर है वो आयनिक है, वो डिसोसिएट हो रहा है, तो तेजी के साथ अट्रैक्ट करके फटाफट कंपाउंड को बना रहा है। तो ये दूसरा हो गया, आपने समझा। अब वो थर्ड है कोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर वो एक आयनिक रिएक्शन थी, अब हमारा जो रिएक्टेंट है अगर उसका जो कैरेक्टर है वो क्या, वो एक कोवैलेंट अगर कंपाउंड हुआ तो उस केस में क्या होगा? तो मैं आपको पढ़ाया था कि जो कोवैलेंट वाली रिएक्शंस होती हैं वो सब क्या होती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। और जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो स्लो स्पीड से होती हैं, क्योंकि उनमें जो उनके बॉन्ड होते हैं, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो वो स्लो होती है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। एग्जाम्पल समझाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, समझना आपको। अब देखो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3H2 को ऐसे दिखाया H बॉन्ड H, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब जाकर के यहाँ पे अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और इस तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे पुराने बॉन्ड ब्रेक होने, नए बॉन्ड फॉर्म होने हैं, तो ये रिएक्शन स्लो होती है। तो आपने देखा कि कोवैलेंट कंपाउंड था तो रिएक्शन क्या हो गई? स्लो हो गई। आयनिक था तो फास्ट हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस नेचर का है। अब इसके अलावा काफ़ी ब्रॉड एरिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, और समझाते हैं आपको। दूसरा ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे फास्फोरस है, P4 है, तो फास्फोरस जो है उसके एलोट्रोप्स हैं, एक रेड फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है। तो जो हमारा जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो हमारा रेड फास्फोरस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। वहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है कि जो फास्फोरस है वो ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये ऐसे समझना, ये बना लिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और आप जानते हो कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है
वो होता है लगभग 109.28 ना डिग्री, ऐसे करके आप लिखते हो, तो लगभग इतना होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे तुम एक क्या कहते हैं कि वो कोई वो पाइप जैसा कुछ लिए हो और उसको अगर ऐसे मोड़ दोगे तो स्ट्रेन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो जो एंगल इतना होना चाहिए था वो अगर 60 हो रहा है तो इन बॉन्ड्स में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, और इस स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड इजिली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक करके तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव है। ये हमारा कौन सा फास्फोरस है, ये व्हाइट फास्फोरस है। तो देखो जो व्हाइट फास्फोरस है वो तेजी के साथ रिएक्ट करेगा, तेजी के साथ जलेगा, रिएक्ट करके ऑक्सीजन और P2O5 फॉर्म करेगा। लेकिन अगर बात की जाए व्हाइट फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस की, तो वो क्या करता है, इस तरह का ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये एक फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो तो 3 ही है, तो एक फास्फोरस मैक्सिमम 3 से अटैच होता है ऐसे। तो ये देखो ये ऐसे अटैच हुआ ना, और उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ देख रहे हो कि ये भी क्या किया था, हर एक फास्फोरस देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया था, 3 1 2 3 ना, सब कोई भी ऐसे। यहाँ भी आप देखो क्या कर रहा है, ये भी 1 2 3 1 2 3 फॉर्म कर रहा है। लेकिन इस तरह ये चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यहाँ पे स्ट्रेन भी कम है ऑलरेडी, ये देखो यहाँ स्ट्रेन भी कम होगा। प्लस क्या होगा कि जुड़ते हुए चले जाएंगे और एक चेन लाइक कंपाउंड फॉर्म, मतलब एक चेन बनता चला जाएगा। तो जब ये इस तरह एक जैसे पॉलीमर होते हैं तो उस टाइप का जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है वंडर वाल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, तो ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाएंगे और ये इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये देखा आपने कि हमारा जो रेड फास्फोरस है वो हमारा लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अधिक रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अब देखो जैसे आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक NaOH है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग आपका एसिड। तो जो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उनका वो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब वो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं तो तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनका फुली डिसोसिएशन होगा और तेजी के साथ ही रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, H2O और NaCl फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तेजी के साथ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस ले लूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वीक बेस ले लेता हूँ तो वीक बेस हो गया NH4H। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन रेट कम होगा। अब इसको रिएक्ट करा रहा हूँ मैं एक वीक एसिड के साथ, ठीक है, सपोज पर मैंने वो वीक एसिड ले लिया, HCOOH ले लिया, फॉर्मिक एसिड ले लिया, तो H और OH मिलकर क्या फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा, HCONH4 बनेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन अगर वो वीक एसिड वीक बेस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ क्या होगी, स्लो होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को नेचर ऑफ रिएक्टेंट काफ़ी बहुत अधिक जो है वो उस पर वो चीज़ें मतलब उस पर डिपेंड करता है। फिर और भी एग्जांपल है और समझते हैं, जैसे हमारा 2 वीक हो गया, अब एक एस्टिक एसिड हो गया CH3COH है, और दूसरा हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया HCOH है। तो देखो जो हमारा एस्टिक एसिड है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो हमारा एसिटिक एसिड है वो जब डिसोसिएट होगा क्या फॉर्म करेगा, CH3CO- और H+ फॉर्म करेगा। फॉर्मिक एसिड क्या बनाएगा, HCO- और H+ बनाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। समझाते हैं आपको कैसे। देखो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाए तो ये क्या करेगा, H+ को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। इस RCO- पर जितना अधिक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता जाता है, H+ पर इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। इसके पास एक सिपाही है, ये बैठा है नेगेटिव चार्ज वाला, कहता है जाओ H+ को पकड़ ले आओ। अब ये नेगेटिव वाला H+ को अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी एक सिपाही है जो H+ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इनके पास प्लस आई इफेक्ट भी है। प्लस आई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन उस साइड की ओर मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दिख गया तो एक सिपाही और इसके पास चला गया। समझने के लिए, पहले अकेला था, अब कितने हो गए, 2 हो गए।
लेकिन इनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। अगर आज इनके पास ये मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसा कुछ होता तो ये कैपेसिटी इनके पास भी बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाते ना, वैसे वैसे सिपाही भी बढ़ते चले जाते। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेथिल है, इसने एक आदमी को भेज दिया और अब ये 2 लोग हो गए, तो ये 2 लोग H+ को खींच लेंगे, आसानी से अपने साइड से जाने नहीं देंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ स्टेबिलिटी कम, तो इस वजह से जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम टूट रहा है, तो कम रिएक्ट कर पाएगा, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। और ये आपका ये वाला एसिड है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला है, इसमें फर्स्ट वाला जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और सेकंड वाला क्या होगा, अधिक रिएक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। एक बात ये मेरी समझ में आई होगी। अब वो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे हाईली रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव हो, ये सब उसका नेचर ही है। और इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये सारी चीज़ है। तो आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो पहला फैक्टर इफेक्ट डालता था वो हम लोग पढ़ चुके, क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जिस पर ये डिपेंड करेगा। सेकंड, ध्यान दीजिए, एक एक करके बारी बारी की चीजों को समझते हैं। अब जो दूसरा फैक्टर की बात करने चल रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट, कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उस रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है कि वो लिक्विड फॉर्म में है कि वो गैस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। आप जानते हो कि जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं ना वो एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा उनके बीच में दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है और गैस में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो मैं एक आपको भी पढ़ाऊंगा कोलेजन थ्योरी। कोलेजन थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेजन का होना बहुत जरूरी है। और अगर कोलेजन हो ठीक है, लेकिन वो एक इफेक्टिव कोलेजन हो। तो वो जब इफेक्टिव कोलेजन होता है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये इफेक्टिव कोलेजन होता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोलेजन होना बहुत मस्ट है, यानी कि दोस्ती होने के लिए मुलाकात का होना बहुत जरूरी है। भाई अगर आप मिले ही नहीं किसी से तो दोस्ती कहाँ से होगी। तो उसी तरीके से रिएक्शन होने के लिए जाहिर सी बात है कि कोलेजन का होना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या समझोगे, या तो कोलेजन चांस ही नहीं है, एकदम पास पास, यहाँ क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है, ऐसे ऐसे स्लिप कर रहा है, तो यहाँ भी कोई कोलेजन का, लेकिन यहाँ कोलेजन का चांस सबसे ज्यादा है क्योंकि ये रैंडमली ऐसे बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। तो कोलेजन होने का सबसे ज्यादा चांसेस गैसियस में है। और यही रीजन है कि जब कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है तो वो बहुत फास्ट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस फिजिकल स्टेट में है। क्योंकि अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो रैंडम मोशन बहुत तेजी के साथ होगा और जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन तेजी के साथ होगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे फिजिकल स्टेट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जो थर्ड बात करते हैं, थर्ड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैसे सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। आप देखते हो साबुन, सोप होता है, उससे सोप का सरफेस एरिया कम होता है, वो कम इफेक्टिव होता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ध्यान समझेंगे। देखो जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। थोड़ा उनके कॉन्सेप्ट को आप समझना होता क्या है। जैसे मैं कैटलिस्ट हूँ तो ये मेरे 2 हाथ हैं, ये मेरी फ्री वैलेंसीज हैं, इनको बोलते हैं फ्री वैलेंसीज। तो इन्हीं फ्री वैलेंसीज से कैटलिस्ट क्या करता है, एक रिएक्टेंट ए को पकड़ा, कहा भाई साहब जग जाओ जग जाओ, एक से बी को पकड़ा, कहा भी भाई साहब जग जाओ, दोनों जग गए, एक्साइटेड स्टेज में आ गए, ए बी फॉर्म किए और मेरा साथ छोड़ दिए, बड़े मतलब ही थे, मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब देखो मेरा हाथ फिर से फ्री हो गया, अब मैं फिर एक को पकड़ूंगा, फिर एक बी को पकड़ूंगा, फिर मैं उसको एक्साइटेड, फिर वापस में रिएक्ट करेंगे, अलग बताएंगे। तो एक रिएक्टेंट के पास फ्री वैलेंसीज होती है, आ रहा है समझ में। जैसे समझना, जैसे तुम ऐसे खड़े हो और तुमने अपना हाथ अपने एक दोस्त का हाथ इधर पकड़ रखा है और एक हाथ इधर अपने दोस्त का पकड़ रखा है। ऐसे कई दोस्त एक दूसरे को पकड़ते चले गए, तो सारे दोस्त के तो हाथ इंगेज है, लेकिन जो किनारे वाला दोस्त है, जो इस साइड वाला दोस्त है, लेफ्ट में साइड, राइट और लेफ्ट साइड में जो दोस्त है, उनके एक हाथ फ्री है।
वो आपकी क्या है, फ्री वैलेंसीज हैं। ऐसे जब कहीं पर एटम जब ऐसे एडजस्ट रहता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो जो ऊपर एटम होते हैं, जो सरफेस पर होते हैं, वो जो सरफेस पर हैं, जो कहीं पर नीचे हैं, दाएं हैं, बाएं, जो मतलब कुल मिला के जो सरफेस पर है, वो किधर भी सरफेस हो, अप डाउन, दाएं बाएं कहीं भी, वहाँ जो इनकी वैलेंसीज फ्री हैं। कुछ उसी तरीके से जैसे तुम्हारा जो दोस्त है जो इस साइड चेन के इस किनारे खड़ा है, जो उसका हाथ नहीं फ्री है, वैसे उसके सरफेस पे भी क्या है, फ्री वैलेंसीज। आ रहा समझ में? तो वो उन फ्री वैलेंसीज से रिएक्टेंट को पकड़ लेता है, और पकड़ करके उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या करता है कि उनको पकड़ लेता है और उनको एक्साइटेड स्टेज में ला देता है, फिर वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके तुरंत कंपाउंड मतलब प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। सपोज करो कि ये जैसे एक हमारा निकेल कैटलिस्ट है, ठीक है, ये एक निकेल कैटलिस्ट, और यहाँ जो बात होगी वो सॉलिड के लिए ही होगी। अब देखो जैसे ये हमारा एक निकेल कैटलिस्ट है, अब इस निकेल कैटलिस्ट को आप देखो कि इसकी जो इनर वैलेंसी, ये अंदर वाली जो इसके वैलेंसीज है, वो तो सब इंगेज है ऑलरेडी, यहाँ देख रहे हैं ना, सब इंगेज है, ये सब इंगेज है। इसके पास फ्री वैलेंसीज 3 3 3 3 12 फ्री वैलेंसीज है, यानी ये 12 रिएक्टेंट को जो है वो कर सकता है, मतलब उनको एक्साइटेड स्टेज में ला सकता है। लेकिन अगर मैं इसको अभी पाउडर में कन्वर्ट कर दूं, ऐसे ब्रेक करा दूं जगह जगह से, तो आप देखो फ्री वैलेंसीज क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो जैसे ही पाउडर के फॉर्म में गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, बिखर गया इधर उधर। पहले वो दोस्त लोग हाथ पकड़ के खड़े थे तो कम जगह उन्होंने ले रखी थी, लेकिन अब दोस्त लोग पूरी क्लास में बिखर गए तो उनका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ भी ये जब सब अलग हो गए एक दूसरे से, इनका सरफेस एरिया भी बढ़ गया, प्लस इनकी फ्री वैलेंसीज बढ़ गई, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे कैटलिस्ट के थ्रू मैंने इस बात को समझाया। या तुम ऐसे समझो कि कोई लकड़ी का कुंदा है, यानी लकड़ी का एक वुड का एक पीस है, उस वुड की पीस को अगर आप जलाते हो तो वो किनारे किनारे आग पकड़ा है, लेकिन अंदर तो आग पकड़ा नहीं है, तो वो धीरे 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 जलता है। लेकिन अगर उसको छीलन बना डालो, उसकी ना, उसकी बहुत सारी छीलन बना दो, तब उसमें आग लगाओ, तब क्या होगा, वो तेजी के साथ जलेगा। तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तेज हो गया, आ गया होगा समझ में। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। जब आपने उसकी छीलन बनाई तो उसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, और इस कंडीशन में आपने देखा कि वो तेजी के साथ उसका जलना शुरू हो गया, बर्न करना शुरू हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गई। अब ये बात हो गई सरफेस एरिया की, ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखो सरफेस एरिया के बाद जो नेक्स्ट आता है, अगला है, वो बात करते हैं हम लोग, थर्ड हो गया, और फोर्थ आता है टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। चलो टेम्परेचर की बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। टेम्परेचर के केस में क्या होगा, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस साइड लिखा गया, यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा है, और ये ग्राफ में बना रहा हूं टी टेम्परेचर, ठीक। अभी टी टेम्परेचर पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो ये लिखा रहा हूँ, ऐसे टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना है, ऐसे ऐसे चलता है इस साइड। तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ए बी सी डी, वो उसका एरिया ऐसे दिखा रहा है कि देखो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी के साथ है। ये समझना, जितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अभी हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री का इंक्रीमेंट दिया, ठीक है। अब मैं इसको 10 डिग्री बढ़ाता हूँ, ठीक। तो मैंने इसको ऐसे 10 डिग्री बढ़ाया, तो देखो 10 डिग्री बढ़ाती क्या चेंज आया, आपने देखा टी प्लस ऐसे ही 10 डिग्री का किया मैंने, तो ये देखो ये बढ़ गया ना तरीके से। ये जो हम समझाते हैं आपको बात, सी डैश। दरअसल होता क्या है कि हर एक रिएक्शन जब होती है तो वो जो कहता है कि रिएक्शंस होने में कोलेजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोलेजन पर रिएक्शन हो जाएगी जरूरी नहीं है। तो कहता है कि इफेक्टिव कोलेजन होता है, वो एक एनर्जी होती है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतनी हो जाती है तब वो जब टकराते हैं तो उनकी एनर्जी कहलाती है वो, तब वो जब टकराते हैं तो वो जब उनका कोलेजन होता है तो वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, समझाते हैं। जैसे कोई एक पहाड़ है, एक हिल है, और उसकी टॉप से आपको जाना है, उस पार जाना है, उधर कोई रिलीजियस प्लेस है,
सपोज करो कि एक हिल है और उस हिल के टॉप से आपको होके जाना और उस साइड कोई रिलीजियस प्लेस है, आप जाना चाहते हो, तो यहाँ से कौन जा सकता है? यहाँ से वो ही जा सकता है जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो जो उस टॉप को क्रॉस कर पाए, वही उस रिलीजियस प्लेस तक जा सकता है। अगर उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है तो वो इस हिल को क्रॉस नहीं कर पाएगा और वो कभी भी उस रिलीजियस प्लेस पर नहीं पहुंचेगा। क्लियर? तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि जिनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो उसको क्रॉस कर जा रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले जो एनर्जी थी उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ये इतने जो आपको ये लिखा ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिनके जो कि प्रोडक्ट में क्या हो जाते, कन्वर्ट हो जाते, जिनका जो है इफेक्टिव कोलाजन हो जाता, यानी इफेक्टिव कोलाजन करने वाले मॉलिक्यूल्स थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि भाई हम भी उस रिलीजियस प्लेस पे चले जाएं, हम भी चले जाएं, उस साइड जाएं, कुछ भक्ति करके चले आए, तो उधर भी जाना चाहते थे वो लोग भी, लेकिन उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उसको क्या कर पाते, क्रॉस कर पाते। ठीक है? तो उनको एनर्जी दी गई, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उन्हें हीट प्रोवाइड कराई गई। तो जब उनको हीट प्रोवाइड कराई गई तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब वो भी क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर जाएंगे, हैं? तो जब वहाँ पे क्या हुआ कि जब उनको भी एनर्जी दी गई वो टेम्परेचर के थ्रू दी गई। अब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर के थ्रू एनर्जी दी गई तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिनकी सेल्फ एनर्जी क्या थी, कम थी, लेकिन अब वो बढ़ गई। और ये चीज दिखा कैसे, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर जाने का मतलब है कि इफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर इफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज कर गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में बदल रहा है। बात समझ में आई? तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और अगर 10 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, लगभग 2 से 3 टाइम तक इंक्रीज कर जाता है। अब इसके बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मेरी बात समझ में आई होगी कि पर्टिकुलर एक टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पे इफेक्टिव कोलेजन करने वाली ये आपके मॉलिक्यूल्स थे, और जैसे ही आपने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे ही इफेक्टिव कोलेजन करने वाले लोग इंक्रीज कर गए। जैसे ही आग लगाई ना, भागदौड़ मच गई, जो नहीं पहले भाग रहे थे वो भी पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगे, है ना। पहले तो बैठे हुए थे कि नहीं अरे हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आग लगी तो भाग गए, भागना शुरू कर दिया ऊपर, और वो भाग करके वो भी पार कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये टेम्परेचर का फैक्टर हो गया। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट है कोलेजन का ही, कि कोलेजन जो है अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये चीज़ इंक्रीज करेगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है मैंने। अब देखो नेक्स्ट है अगला जो फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, उसको अभी समझा देता हूँ, क्योंकि वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं, यही काम इनके पास होता है। तो अभी मैंने तुमको एक चीज़ समझाई कि देखो, मैंने एक चीज़ ग्राफ में मैंने एक चीज़ अभी आपको बताया कि हर एक रिएक्शन एक जो है वो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल पर होती है, और उस डेफिनेट एनर्जी लेवल को जानते हो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये हमारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस साइड हमारा हो गया एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी तरीके से उनकी, इधर एनर्जी लिख दिया, और ये इधर हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो ये मतलब इधर एनर्जी दी, ये रिएक्टेंट की अपनी सेल्फ की एनर्जी, राइट, और ये रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक तरीके से आपका क्या है, यही वो एनर्जी बैरियर है कि अगर इतनी एनर्जी होगी तभी इफेक्टिव कोलेजन होगा, नहीं तो इफेक्टिव कोलेजन नहीं होगा। जो इस चोटी को क्रॉस करेगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब देखो हो क्या रहा है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ना भैया हमारा क्या है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब हुआ क्या कि वहां जो बहुत सारे लोग थे सब उस रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहते थे, सब चाहते थे कि मैं उस रिलीजियस प्लेस पे पहुंच जाऊं, ठीक। लेकिन उसमें कुछ बूढ़े भी थे, कुछ बीमार भी थे, तो सब उस टॉप को, उस चोटी को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते थे।
सबके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस एनर्जी बैरियर, वो जो टॉप है, वो जो चोटी ना, वो एनर्जी बैरियर बन चुका है कि भैया हमको ये इसको लांघोगे तभी उधर जा पाओगे, नहीं तो जा नहीं पाओगे। तो उस एनर्जी बैरियर को जो लांघ सकते थे, जो उसमें यंग थे, वो तो चलो लांघ गए, उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो चले गए। लेकिन जो नहीं थे वो उसको पार नहीं कर पा रहे थे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो क्या किया गया, उस एनर्जी लेवल को ही कम कर दिया गया। कैटलिस्ट साहब को बुलाया गया। कैटलिस्ट साहब आए अपना रोलर ले करके और बढ़िया जेसीबी लेके आए और उन्होंने क्या करी ना, एक सुरंग बना दी, एक टनल बना दी। उन्होंने उस एनर्जी लेवल को ही नीचे गिरा दिया। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले ये थी विदाउट कैटलिस्ट ये थी, और देखो और एक चीज पहले बना दें, देखो अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी गिर करके ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी विद कैटलिस्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी विद कैटलिस्ट। अब आप क्या देख रहे हो कि भैया ये तो गिर गया, ये तो नीचे चला आया। अब जब ये नीचे चला आया तो नीचे आने की कंडीशन में क्या होगा कि अब जो नहीं जा सकते थे वो भी इफेक्टिव कोलिजन करने लगे, और जब वो भी इफेक्टिव कोलिजन करने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और पहली चीज जरा आप देखो, पहले यहाँ तक ले जाने के लिए हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती थी, इन लोग को घोड़े गधे खच्चर पे बैठा के पार कराया जाता था, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती थी। लेकिन जब कैटलिस्ट आ गया तो अब देखो अब कम हो गया एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिव ई कैपिटल ई सफिक्स EAFR, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरीके से आप देखो शुरुआत में ये था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन EABR, ये ज्यादा था। अभी लेकिन क्या हुआ कि जब ये कैटलिस्ट का यूज करा तो ये भी तो कम हो गया, ये हो गया EABR। आ रहा होगा समझ में, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो देखो ये एक एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो पहले क्या था कि जो इस लेवल पर पहुंचता था, जिसकी एनर्जी इतनी होती थी, उनका इफेक्टिव कोलिजन होता था, वही प्रोडक्ट में बदलते थे। लेकिन कैटलिस्ट क्या आती, कैटलिस्ट ने क्या किया कि इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को लेवल को नीचे कर दिया, और नीचे कर देने की वजह से क्या होगा, रेट अब इफेक्टिव कोलिजन का रेट बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कैटलिस्ट पर। क्यों करेगा, रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सुरंग बन जाएगी, और सुरंग बन जाने की वजह से अब वो तेजी के साथ वहां से भी लोग जाने लगेंगे। तो कैटलिस्ट का भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैटलिस्ट के बाद नेक्स्ट अगले फैक्टर पर आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जिस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो प्रेशर पर ये चीज कैसे डिपेंड करेगी, ठीक, प्रेशर पर, सॉरी नहीं लिख रहा, यहाँ से लिखते हैं। अब देखो ये प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो देखो प्रेशर पर ऐसे डिपेंड करेगा कि ये पहले ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और ये आपने प्रेशर लगाया। ये गैस के मॉलिक्यूल ऐसे पहले दूर दूर थे, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, अभी वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। और जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, है ना। तो पहले क्या था कि पहले इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस कम थे। लेकिन जैसे ही प्रेशर अप्लाई करा, पास आ गए, वॉल्यूम कम हुआ तो जब पास आए तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, और अगर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर को बढ़ाते ही आप क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो जो भी उसमें गैसेस मॉलिक्यूल हैं जो रैंडमली मोशन कर रहे हैं, उनका कोलिजन बढ़ जाता है, और इस तरीके से जब कोलिजन उनका बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी फैक्ट आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लास्ट है, इसमें अगला समझते हैं। डिपेंड करता है इंटेंसिटी, अगला है वो रेडिएशन यानी लाइट पर कैसे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि ये रेडिएशन यानी जो हमारी लाइट, रेडिएशन पर कैसे डिपेंड करेगा, रेडिएशंस पर। जैसे लाइट क्या है, एक रेडिएशन है, अब उस रेडिएशन पर कैसे डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूल्स की जैसे ये रिएक्शन होती है हमारी H2 + Cl2 gives 2HCl, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है H nu यानी ये फोटॉन की एनर्जी है। तो होता क्या है कि सनलाइट में फोटॉन, वो फोटॉन आए, कोलिजन किए, क्लोरीन से कोलिजन करा, और अब क्लोरीन के से जैसे ही आकर के इनसे कोलिजन करे तो उन्होंने क्लोरीन की एनर्जी को बढ़ाया, उनकी बॉन्ड क्या हुई, ब्रेक हुई। पहले ये नहीं हो पा रहा था,
तो इन्हें भी क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि रिएक्शन होने का एक एनर्जी बैरियर है। पहले इनकी सेल्फ एनर्जी कम थी, वो जो बैरियर है उसके इक्वल नहीं थी, कम थी, लेकिन जब फोटान आकर के इनसे टकराएगा तो टकराने की वजह से इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फिर रिएक्शन को शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन को शुरू करने के लिए इनसे कौन टकराने के लिए आ रहा है, इनसे टकराने के लिए फोटान साहब आ रहे हैं। अब ये फोटान आएंगे और टकराएंगे, इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूं, तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटान को इंक्रीज कर दूं। जैसे पहले 4 फोटान थे तो मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया और उसमें और 4, तो ये जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटान बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल से जाके टकराएंगे, उतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कोलिजन भी उसी स्पीड से बढ़ता जाएगा, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी को जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करोगे तो ये जो फोटान है जो ज्यादा कर उससे टकरा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फोटान जाके टकराएंगे और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। आया होगा समझ में, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं।